हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर आर पी माहेश्वरी, हेड इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू। ई लेक्चर की सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ते हुए अब हम जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था उसके आगे जाएंगे। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या जो इसका एनालिसिस कल मैंने बताया था कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर सर्किट का बिहेवियर कैसा होता है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से यदि कम फ्रिक्वेंसी है तो बिहेवियर कैसा होगा, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कर देंगे तो बिहेवियर सर्किट का क्या होगा, और कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं किस प्रकार से फ्रिक्वेंसी के साथ वेरी करते हैं, बदलते हैं। तो ये कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस। इसमें ये जो सारा बिहेवियर या ये जो सारा एनालिसिस है ये फ्रिक्वेंसी एफ या ओमेगा के सापेक्ष हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कर्व रिएक्टेंस कर्व। रिएक्टेंस कर्व मीन्स एक तो एक्स एल जो प्रेरणिक प्रतिघात कल हमने बताया था जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल, और दूसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी जिसका मान होता है 1/ओमेगा सी या 1/2 पाई एफ सी। इन दोनों का फ्रिक्वेंसी के सापेक्ष ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर तो फ्रिक्वेंसी लिए हमने एफ, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने रिएक्टेंसेस लिए है ओम के अंदर। तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल या एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सएल का मान है वो ओमेगा या एफ के साथ समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स जैसे जैसे एफ बढ़ेगा या ओमेगा बढ़ेगा एक्सएल का ग्राफ बढ़ता जाएगा। तो आपको इसमें एक्सएल दिख रहा है, आपको ग्राफ एक्सएल की जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है, क्योंकि एक्सएल ओमेगा के या एफ के सीधा सापेक्ष होता है, तो एक्सएल आपके सीधा ग्राफ आ जाएगा। एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी या 1/2 पाई एफ सी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ता जाएगा एक्सी का मान घटता जाएगा। तो ये एक्सी का ग्राफ है, जब फ्रिक्वेंसी का मान 0 के पास है, कम है, तो एक्सी का मान बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे एक्सी बढ़ता जाएगा, फ्रिक्वेंसी एफ बढ़ती जाएगी, एक्सी का जो मान है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। ये दो ग्राफ हो गए, एक्सएल का हो गया और एक्सी का ग्राफ हो गया। अब हमें एक ग्राफ खींचना है नेट रिएक्टेंस का जो कहलाता है एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल, ठीक है। इसका ग्राफ अभी हम ड्रॉ करेंगे। इससे पहले मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे भी हमने बताया कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो सर्किट है वो हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है। इसका मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक्सएल का मान एक्सी के बराबर होता है। तो जो नेट रिएक्टेंस है आर उसकी वैल्यू, जो नेट रिएक्टेंस है एक्स उसकी वैल्यू 0 होगी। तो आप देखें इस ग्राफ के अंदर, मैं इसको थोड़ा वाइड भी कर देता हूँ। ये जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एफ आर ये डैश डैश लाइन खींच रखी है, ये जो बिंदु बता रखा है जहाँ पर एक्सएल और एक्सी का मान बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको कल बताया था टेबल के अंदर कि यदि फ्रिक्वेंसी का मान रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम है, इसमें ये जो एफ आर की जो लाइन आप देख रहे हैं इसके लेफ्ट में यदि आप देखेंगे तो उस स्थिति में आप ग्राफ से देखिए आपको एक्सी का मान ज़्यादा दिख रहा है, एक्सएल का मान कम दिख रहा है, क्योंकि एक्सी का मान ज़्यादा होगा जब फ्रिक्वेंसी का मान रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम होगा। इट मीन्स जो नेट रिएक्टेंस होगी वो कैपेसिटिव नेचर की होगी, संधारित्र प्रकार की होगी। तो एक्सी इज़ ग्रेटर देन एक्सएल कब तक होगा, जब अनुनाद आवृत्ति का मान फ्रिक्वेंसी का मान अनुनाद आवृत्ति से कम होगा। उस स्थिति में एक्सी इज़ ग्रेटर देन एक्सएल होगा। अब आप ये जो एफ आर की जो लाइन खींच रखी है, हैश लाइन जो डैश लाइन खींच रखी है हमने, उसके लेफ्ट साइड में देखिए। जैसे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक्सएल को ग्राफ को देखिए और एक्सी ग्राफ को देखिए। एक्सएल तो ज़्यादा हो रहा है, एक्सी कम हो रहा है। इट मीन्स रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा जब होगा तो एक्सएल इज़ ग्रेटर देन
एक्स सी होगा। यहाँ लिखा हुआ भी है एक्स सी इज़ लेस, जिसमें उल्टा लिखा हुआ है ग्राफ के अंदर, एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्सएल नहीं होगा, एक्स सी इज़ लेस देन एक्सएल होगा। ये बुक के अंदर मिसप्रिंट है, ये इसको आप ठीक कर लीजिए। इट मीन्स एक्सएल का मान ज़्यादा है तो नेट जो रिएक्टेंस बचेगी वो इंडक्टिव प्रकार की बचेगी, प्रेरणिक प्रतिघात बचेगी। ठीक है, तो ये टोटल जो ग्राफ है आपका रिएक्टेंस ग्राफ है, इसको मैंने आपको समझा दिया। तो कैपेसिटिव एंड रिएक्टेंस आर इक्वल हेयर, ये जो रेशियो बता रखा है, जो लिखा हुआ है एक्सएल बराबर एक्स सी कहाँ होगा, जहाँ पर रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस से कम फ्रिक्वेंसी होगी सर्किट कैपेसिटिव होगा, जब रेजोनेंस से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी सर्किट हमारा इंडक्टिव होगा। ठीक है, अब ये नेट रिएक्टेंस का कर्व देखिए, ये एफ आर है यहाँ पे, जहाँ पे नेट रिएक्टेंस का मान कितना है, 0 है। ठीक है, उससे पहले जब एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्सएल तो हमारा सर्किट होगा कैपेसिटिव, तो यहाँ से रिएक्टेंस चालू होगी, यहाँ 0 हो जाएगी, और फिर जब फ्रिक्वेंसी का मान रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करेंगे, इसमें ठीक लिखा हुआ है एक्सएल ग्रेटर देन एक्स सी होगा, और वो जो रिएक्टेंस कौन सी होगी, वो हमारी रिएक्टेंस होगी इंडक्टिव। ठीक है, और यही जो ग्राफ है, यही ग्राफ नेट रिएक्टेंस कर्व कहलाता है। ठीक है, तो ये तो होगा नेट रिएक्टेंस कर्व, एक एक्सएल का ग्राफ हो गया, एक एक्स सी का ग्राफ हो गया, और एक नेट रिएक्टेंस कर्व हमारा हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम खींचेंगे इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस का कर्व है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष है, यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर वापस फ्रीक्वेंसी रहेगा और वाई एक्सिस के ऊपर इम्पीडेंस आ गया। देखिए इम्पीडेंस क्या है, Z इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो आर तो रेजिस्टिव पार्ट, या आर प्लस जे ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्स सी, जैसा मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये देखिए, जब सर्किट की फ्रिक्वेंसी का मान अनुनाद आवृत्ति से कम है, उस स्थिति में एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल होगा, सर्किट कैपेसिटी होगा। ठीक है, ये कोई इम्पीडेंस का कोई मान होगा, ये जो हैश लाइन जो खींचेंगे वर्टिकल से लेफ्ट में देखिए आप, इम्पीडेंस का मान कैपेसिटिव है। अब जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे एक्स सी का मान, जो नेट रिएक्टेंस है उसका मान कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जब हम अनुनाद आवृत्ति में पहुँचेंगे उस समय एक्सएल बराबर एक्स सी होगा, नेट रिएक्टेंस 0 होगा, और सर्किट की इम्पीडेंस जेड का जो मान होगा वो मिनिमम होगा, वो जो होगा वो हमारे सर्किट में लगे प्रतिरोध आर के बराबर होगा। तो जेड बराबर कितना होगा, आर। कब होगा, जब सर्किट की फ्रिक्वेंसी अनुनाद आवृत्ति के बराबर है। ये जेड बराबर आर लिखा हुआ है, आपको इसमें दिख रखा होगा। दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज डायनेमिक इम्पीडेंस। अब यदि फ्रिक्वेंसी का मान मैं और बढ़ा दूंगा तो अब सर्किट इंडक्टिव हो जाएगा, तो एक्सएल माइनस एक्सएल का जो मान आएगा तो उसको रेजिस्टेंस जुड़ेगा, तो वापस जेड का मान बढ़ता जाएगा। तो ये जो कर्व है इम्पीडेंस का फ्रिक्वेंसी के सापेक्ष, ये यू कर्व की जैसे है। ठीक है, इसमें यू शेप बनती है इसकी, आगे समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट कर्व करंट का, ये करंट का कर्व है। ये सर्किट करंट हो गया, एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रिक्वेंसी ले लेंगे वापिस हम। ठीक है, तो देखिए अब जो करंट होगा वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, क्योंकि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे अभी हमने जस्ट देखा कि इम्पीडेंस जेड का जो मान है ना वो मिनिमम है। जब करंट, जब जेड मिनिमम है तो आई बराबर होता है वी अपॉन जेड। जब जेड मिनिमम है जिसकी वैल्यू आर के बराबर है, तो सीधी सी बात है करंट का मान अधिकतम होगा। तो रेजोनेंस के ऊपर सर्किट में करंट का मान अधिकतम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, और उसका जो मान होगा वो आई बराबर होगा वी अपॉन आर। ये लिखा रखा है वी अपॉन आर। ठीक है, यदि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी है तो भी करंट का मान कम होगा अधिकतम से, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है तब भी करंट का मान अधिकतम से कम होगा। हालांकि ये आई बराबर वी अपॉन जेड सी और आई बराबर वी अपॉन जेड एल से एक्सप्लेन किया हुआ इसको। तो जेड सी का मतलब सर्किट कैपेसिटिव है, जेड एल का मतलब सर्किट की इम्पीडेंस इंडक्टिव। तो इस प्रकार से ये कर्व आ जाएगा आपके। ठीक है, करंट का।
तो यदि देखिए पावर फैक्टर अगर वो ड्रॉ करेंगे तो पावर फैक्टर भी जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि रेजोनेंस के टाइम में सर्किट हमारा होता है इनकी प्योर रजिस्टिव। प्योर रजिस्टिव का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है यूनिट, इकाई, अधिकतम पावर फैक्टर होगा। ठीक है, यदि फ्रिक्वेंसी से रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी रखेंगे हम तो पावर फैक्टर का मान 1 से कम होगा, लेकिन उसकी प्रकृति लीडिंग प्रकार की होगी। ठीक है, और उससे ज़्यादा यदि करेंगे, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा यदि फ्रिक्वेंसी हम करेंगे तब भी पावर फैक्टर का मान 1 से कम होगा, लेकिन उसका जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो लैगिंग प्रकार का हो जाएगा, पावर फैक्टर पश्चिगामी होगा। ये कल टेबल के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और अब इन सारे ग्राफ्स को यदि हम कंबाइन कर देंगे तो देखिए ये कर्व है, इस कर्व को आप देखिए, ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया हुआ कर्व, ये कंबाइन कर्व कहीं पे मिला नहीं। तो ये दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीरीज रेजोनेंस। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो एक्सी का जो कर्व है ना नेगेटिव बना रखा है, वो आप ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं। हालांकि नीचे वाला ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि इसमें जो वैल्यू होती है -j/XC होती है। तो ये एक्सी का कर्व है, ये एक्सी का कर्व सीधी लाइन है और ये नेट रिएक्टेंस का कर्व है एक्स। ठीक है, ये देखिए जेड का मान यू शेप में है और आई और पावर फैक्टर दोनों का मान इन्वर्टेड उल्टे कर्व है ये यू की तुलना में। तो देखिए आई है मैक्सिमम होगा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे, पावर फैक्टर भी मैक्सिमम होगा, जबकि जेड हमारा मिनिमम होगा। ठीक है, और ये एफ आर इस बिंदु पे होगा, यहाँ पे सर्किट प्योरली रजिस्टिव होगा। यदि एफ आर से कम है फ्रिक्वेंसी तो कैपेसिटिव होगा सर्किट का बिहेवियर, और पावर फैक्टर लीडिंग होगा, ये लीडिंग बता रखा है। यदि फ्रिक्वेंसी को रेजोनेंस से ज़्यादा कर देंगे तो सर्किट का बिहेवियर इंडक्टिव हो जाएगा। और जो पावर फैक्टर है आपको राइट साइड में एरो लगा के बता रखा है, पावर फैक्टर का जो नेचर है, प्रकृति है, वो लैगिंग प्रकार की हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सीरीज रेजोनेंस का, ये इसके ऊपर टेबल आपको कल मैंने बता दी थी। तो इस टेबल से आपको क्या ग्राफ को ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी। इसके साथ साथ ये एक्सेल बराबर ओमेगा एल स्टार्टिंग मैंने बताया था, तो एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, सीधा ग्राफ आएगा। और एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा/c है, तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा हो जाएगा। तो एक्सेल का जो ग्राफ है वो समानुपाती होगा, एक्स का जो ग्राफ है वो उसके समानुपाती होगा एफ के या ओमेगा के। ठीक है, तो ये वाई एक्स एक्सिस के ऊपर हम एफ या ओमेगा कुछ भी आप लेना चाहें दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सीरीज रेजोनेंस का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एग्जामिनेशन के अंदर आपको अलग अलग ग्राफ नहीं बनाने हैं, आपको एक ही कंबाइंड ग्राफ बनाना है। पेंसिल से, स्केल से लेके सुंदर तरीके से आप बनाइए, हर चीज़ को ग्राफ को मार्क कर दीजिए। इसके बाद आप उसमें लिखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यदि आप इंडिविजुअल ग्राफ बना सकते हैं तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों का जो प्रभाव है वो बिल्कुल लगभग एक जैसा पड़ेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस के नाम से यदि प्रश्न आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप ये टेबल बना दीजिए जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, या इस ग्राफ में भी आपको टेबल दिख रही है ऊपर ढंग से। और उसके बाद ये ग्राफ सारे बना के सारी चीज़ें मार्क कर दीजिए। 6 ग्राफ हैं, एक तो एक्सेल का है, एक एक्सी का है, एक नेट रिएक्टेंस एक्स का है, एक इम्पीडेंस जेड का है जो कि मिनिमम होगा रेजोनेंस पे और उसकी वैल्यू आर के बराबर होगी। एक करंट का है जो कि अधिकतम होगा करंट। और उसके बाद पावर फैक्टर का ग्राफ है कि पावर फैक्टर भी अधिकतम होगा। आप एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर एक डैश लाइन खींच दीजिए वर्टिकल, जो मिनिमम मैक्सिमम का भी मालूम चल जाएगा आपको। और इस रेजोनेंस लाइन के लेफ्ट में यदि देखेंगे हम तो ये पावर फैक्टर लीडिंग होगा और सभी का बिहेवियर कैपेसिटी होगा। और इसके राइट साइड में देंगे मीन्स फ्रिक्वेंसी का मान अनुवाद आवृत्ति से ज़्यादा है, उस स्थिति में पावर फैक्टर लैगिंग होगा और उसकी जो प्रकृति है रेजिस्टेंस की वो इंडक्टिव प्रकार की होगी। दिस ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीरीज रेजोनेंस। आशा है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे से मोबाइल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।